चलिए बात स्टार्ट करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। ठीक है, बाजार को परिभाषित कीजिए। क्या होता है बाजार? बाजार के मुख्य तत्व क्या क्या होते हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें ऐसे जिससे मिलकर के बाजार बनता है और बाजार की क्या विशेषताएं होती हैं, इसकी बात करनी है। बाजार में एक ही वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है। अब यहाँ पर एक ही वस्तु लिखा हुआ है, एक वस्तु की कीमत पूछा सकता है, इन जनरल कैसे निर्धारित होती है इसकी बात की गई है। तो क्या क्या होता है देखो भाई, एक एक करके समझा देता हूँ, फिर देख लेते हैं हम लोग। बाजार क्या होता है? जहां पर आपका क्रेता है, विक्रेता है और उनके बीच में फ्री मतलब मुक्त व्यापार, मुक्त लेन देन हो सके, उसको बोलते हैं। जहां पर आपके बंधन है, बहुत सारे बैरियर्स हैं, है ना। बैरियर्स देखा ना, वो हडल रेस होती है, 100 मीटर की दौड़ करके लोग जाते हैं, 110 मीटर की होती है वो, तो उसमें बंधन जो होते हैं वो ना हो, क्या हो, मुक्त व्यापार हो सके। तो ऐसी कोई भी जगह है, जरूरी नहीं है आमने सामने क्रेता और विक्रेता मिले। ऑनलाइन भी बहुत सारे बाजार होते हैं, शेयर बाजार है, कोई शेयर खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, किसी को पता ही नहीं चलता किसने किससे खरीदे हैं, लेकिन लेन देन हो रहा है, तो वो भी बाजार हो गया। मुख्य तत्व क्या क्या है? क्रेता होना चाहिए, विक्रेता होना चाहिए, कोई वस्तु या सेवा होना चाहिए, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसी को रेगुलेट मतलब क्या होता है? नियंत्रित करने में, कि ये सारी चीजें सही से चल पाए, वैसी भी एक व्यवस्था होनी चाहिए जो आमतौर पर सरकार मुहैया कराती है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी, मोटा मोटा आपको बताते जा रहा हूँ जो एकदम इंपॉर्टेंट चीजें हैं। विशेषताएं क्या है? विशेषताएं ये है कि मुक्त होना चाहिए व्यापार, है ना। और जो कीमत होती है ना, उसमें मुक्त से क्या हो जाता है? मुक्त से ये हो जाता है, मान लीजिए एक चीज बोली जाती है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर उस तरह का सिस्टम बना हुआ है कि नहीं भाई, आपको दूसरे गांव में भले ही 10 रुपए का पार्ले जी का पैकेट मिल रहा हो, यहाँ पे तो 20 रुपए का ही देंगे और आपको यहीं से लेना पड़ेगा, तो फिर वो बाजार नहीं कहा जा सकता। क्या होता है? बाजार नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये बात जरूर है कि ये 10 रुपए वाला जहाँ पर बिस्किट मिल रहा है, अब ये पहाड़ पर गांव है, बहुत अंदर है, बहुत कठिनाई से यहाँ पर बिस्किट पहुंच पाता है, तो 10 की जगह यहाँ 12 रुपए का मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 2 रुपए ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पर अतिरिक्त खर्चा हो ही जाता है, और कोई भी व्यापारी अगर 12 रुपए से कम में बेच रहा है तो लाभ नहीं कमा पा रहा है, उचित लाभ, तो 12 रुपए माना जा सकता है। लेकिन आपने अगर ये कर दिया कि नहीं 20 रुपए का ही खरीदना होगा, तो फिर उसको हम लोग यहाँ पर बाजार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। एक रूपता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक रूपता, एक समानता हो, ऐसी जरूरी बात नहीं है। कुछ लोग समानता और एक रूपता में अंतर नहीं समझते हैं। एक रूपता का मतलब सिमिलर हो, एक जैसा हो, एग्जैक्टली एक जैसा हो, ऐसी कोई बात नहीं होती। ठीक, तो अब इसको देखते हैं कि आगे किस तरह से बात की जाती है। साधारण बोलचाल की भाषा में बाजार शब्द से अभिप्राय किसी ऐसे स्थान विशेष से है जहां किसी वस्तु या वस्तुओं के क्रेता व विक्रेता एकत्र होते हैं तथा वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। सीधी सी बात है ना, आम बोलचाल में तो यही होता है। अब अर्थशास्त्र में क्या कर देते हैं? बाजार शब्द से अभिप्राय उस समस्त क्षेत्र से है जहां तक किसी वस्तु के क्रेता व विक्रेता फैले होते हैं। ठीक, अच्छा, तथा उनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है जिसके कारण वस्तु के मूल्यों में एक रूपता की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, जैसे अभी हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, और मान लीजिए इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने अपना पैकेज को सेल करना स्टार्ट किया। ठीक, हमारे इकोनॉमिक्स का जो भी पैकेज है उसमें हम लोग 2100 रुपए में करीब 200 से ज्यादा वीडियोस देते हैं, जिसमें वेस्टी और समष्टि को पूरा कंप्लीट किया गया है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में अच्छे से। साथ ही आपको रिटन मटेरियल मिल जाता है जिसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। अब बोला जाए इसका मार्केट क्या है, तो इसका वो सारा मार्केट है जहां पर भी लोग हिंदी माध्यम में कक्षा 11 और 12 की इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर हिंदी माध्यम से कक्षा 11 और 12 की इकोनॉमिक्स का काम आ रहा है उनके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी, तो वो सारे लोगों को मिला करके हमारा मार्केट बोला जा सकता है। ठीक, अच्छा, और उनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, और भी लोग होंगे जो इस तरह का काम कर रहे होंगे, तो स्वतंत्र प्रतियोगिता से क्या हो जाएगी? जो प्राइसिंग है, जो कीमत है, उनमें एक रूपता रहेगी। ऐसा नहीं हो जाएगा कि कोई एक चीज 1 लाख रुपए की बेच रहा है और वही चीज बगल में 10 रुपए की मिल रही है। ऐसा इस तरह की चीजें नहीं होंगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का अंतर चलता है। क्यों अंतर क्यों चलता है? क्योंकि सारी वस्तुएं, सारी सेवाएं, सारा प्रोडक्ट एक जैसा नहीं होता। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में कैसे हुआ करता था, लेकिन आमतौर पर बाजार में एक ही जैसा नहीं होता, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, और इसी वजह से कीमत में थोड़ा परिवर्तन रहेगा। एक रूपता होगी, समानता होना आवश्यक नहीं है। मुख्य तत्व क्या क्या हो जाते हैं? कोई क्षेत्र है, ठीक, उस समस्त क्षेत्र से जिसमें क्रेता विक्रेता फैले रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई कानपुर में किसी की मिठाई की दुकान है, तो उसके आसपास का क्षेत्र जो हो गया वो उसका बाजार क्षेत्र आ गया। वस्तु होना चाहिए या सेवा होनी चाहिए? ठीक है, वस्तु का होना भी आवश्यक है, नॉट नेसेसरली वस्तु, यहाँ पे वस्तु अथवा सेवा होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिएगा।
ठीक। अच्छा, प्रत्येक वस्तु का बाजार अलग अलग भी माना जाता है, जैसे कपड़ा बाजार है, नमक बाजार है, सर्राफा बाजार है, किराना बाजार है, घी बाजार है, ऐसे ही बोला जा सकता है। अर्थशास्त्र में बाजार की संख्या वस्तुओं के प्रकार तथा किस्मों पर निर्भर कर सकती है। सीधी सी बात है, अलग अलग तरह के बाजार से भी हम लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं कि मेन कौन सी सर्विस या मेन कौन सी वस्तु का क्रय विक्रय हो रहा है। क्रेताओं और विक्रेताओं का होना, ये नहीं होंगे तो खरीदेगा बेचेगा कौन, है ना। और स्वतंत्र व पूर्ण प्रतियोगिता, स्वतंत्र का मतलब है कि अननेसेसरी बैरियर्स ना हो, क्या ना हो, बंधन ना हो। बाजार में क्रेता और विक्रेताओं में स्वतंत्र व पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए, जिससे कि वस्तु की कीमत में संपूर्ण बाजार में एक रूपता बनी रहे। एक रूपता की यहाँ पर बात है। अब कभी कभी कुछ लोगों ने, कुछ ऑथर्स ने, कुछ राइटर्स ने, कुछ अर्थशास्त्रियों ने एक कीमत की बात भी की है जो वास्तव में पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर लिखा होता है। कभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ जाए तो आप उसको सही मानकर चले आना, क्योंकि कुछ लोग इस तरह की बात भी करते हैं। एक कीमत हम तब मान सकते हैं जब कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना हो, अलग अलग तरह का किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है नहीं। अब जबकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे नहीं होगी भाई, आप एक गांव से दूसरे गांव में सामान ले जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो होगी। लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि बाजार की एक आवश्यक विशेषता यह भी है कि बाजार में किसी वस्तु की एक समय में एक ही कीमत हो, है ना। कोई व्यापारी किसी वस्तु की एक ही समय भिन्न भिन्न कीमतें मांगता है तो क्रेता उससे माल नहीं खरीदेंगे, है ना। तो आमतौर पर ऐसा हो जाता है, लेकिन रियलिटी यह है कि थोड़ा बहुत कीमत में डिफरेंस चलता है, एक रूपता होती है, एक समानता नहीं होती है। फिर बाजार का पूर्ण ज्ञान, ये बात हमेशा ठीक नहीं है। ये बात ठीक तब होती है जब हम लोग पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की मुख्य रूप से बात कर रहे होते हैं। बाकी बाजारों में भी ऐसा हो जाता है। इसमें क्या होता है, मतलब वस्तु का एक ही मूल्य हो, इसके लिए क्रेता और विक्रेता दोनों को ही बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर मान लीजिए मुझे पता ही नहीं है कि मेरे बगल में 10 रुपए की जो चीज मिल रही है वास्तव में वो 2 रुपए की मिलती है, तो मुझे ज्ञान ही नहीं है पूरे बाजार का, तो मैं तो 10 रुपए में खरीदता रहूंगा और कोई 2 रुपए में भी खरीदता जाएगा, तो क्या एक जैसा प्राइस हुआ, नहीं हुआ। तो हमारा एक और एजम्पशन होता है जो बाजार की को ज्यादा आदर्श रूप में चलता रहने के लिए आवश्यक है, वो ये दोनों चीजें। इनको आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन जो मुख्य तत्व है वो यही है, एक क्षेत्र होना चाहिए, वस्तु अथवा सेवा हो, क्रेता और विक्रेता हो, और स्वतंत्र व पूर्ण प्रतियोगिता हो। आगे बात समझ में। अब इसी में इन विशेषताओं के आधार पर अगर आपको कोई डिफाइन करेगा तो ऐसे कर सकता है कि अर्थशास्त्र में बाजार का आशय किसी वस्तु के क्रेताओं एवं विक्रेताओं के ऐसे समूह से होता है जिनमें स्वतंत्र पूर्ण प्रतियोगिता हो तथा जिसके फलस्वरूप उस वस्तु की बाजार में एक ही कीमत हो। अब इसमें एक और बात समझिए, बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स के टीचर्स होते हैं जो अपनी एक तरह का इन्वायरमेंटल मानसिकता उनकी बन जाती है, साइकोलॉजी बन जाती है, जिसमें वो कुछ चीजों से ऊपर नहीं उठ पाते, जिसमें उनको उठ जाना चाहिए वास्तविकता को देखते हुए। और वो क्या होती है कि कई बार कुछ बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के नाम से परिभाषा आपको लिखनी होती है कि कोई भी है, जॉन मेनार्ड कीन्स के अनुसार, ठीक है, या फिर हमारे अर्थशास्त्र के जो जनक हुआ करते थे उनके अनुसार, किसी का भी आप रिकॉर्डो के अनुसार। तो ये सारी चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि होता क्या है, रियल लाइफ में वही मैटर करता है, किसने एग्जैक्टली क्या परिभाषा दी थी इसका महत्व तो नहीं होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग ये सारी चीजें देख करके खुश हो जाते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो। मैं व्यक्तिगत रूप से और जितनी चीजें समझता हूँ उस हिसाब से इनका महत्व नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लिख करके आ जाओगे तो लोग उससे थोड़ा इंप्रेस हो जाते हैं, खासतौर से बोर्ड एग्जाम्स के टीचर्स। अच्छा, सीमांत आय और औसत आय से क्या आशय है। मैंने आपको सीमांत के बारे में बताया था कि इसमें कुछ ना कुछ आता है। देखिए यहाँ पर ही दो चीजें मिल गई, 2 बार मिल गया। अब सीमांत आय और औसत आय से क्या आशय, इनमें संबंध को स्पष्ट कीजिए। भाई कुछ भी बहुत ही आसान है, क्या है, कोई भी आपने चीज की बिक्री की, आय की बात हो रही ना, आय कैसे होगी, आप कुछ बेचोगे तो आपने 1 बिक्री की, 2 बिक्री की, 3 बिक्री की, ऐसे करते करते आप 8 वस्तुओं को बेचा। अच्छा, प्रति इकाई कीमत कितनी है, पहले 17 रुपए थी, फिर 16 रुपए थी, ये आप अपने हिसाब से मान सकते हो। वस्तुओं की इकाइयां तो आप 1 से बढ़ाते हुए लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिखना जरूरी नहीं है, 5 तक से भी काम चला सकते थे। कितना टाइम बचता है उसको देखते हुए करिएगा ये सारी चीजें, ठीक। अच्छा, आप ऐसी टेबल बना देते हो ना, तो जो एग्जामिनर है वो क्या करता है, वो ये सारी चीजें देखकर एकदम से खुश हो जाता है कि हाँ बच्चा जो है समझदार है और हमें आसानी से दिखा पा रहा है कि उसको आता है। भाई एग्जामिनर आपसे मिला तो है नहीं, ना कभी मिलेगा, वो तो आपने जो कॉपी में लिखा है उसको देख करके मार्क्स देगा। तो उसके लिए आप ये आसान बना दो कि आपको चीजें आती हैं, समझ रहे हो ना। इसलिए आप जब टेबल पर वगैरह बनाते हो तो उसको अच्छा लगता है। तो देखो 17 है, 16 है, 15 है, 14 है, 13 है, 12 है, 11 है, यानी कि हो क्या रहा है, जैसे जैसे आप ज्यादा वस्तुएं बेच रहे हो वैसे वैसे आपको प्रति इकाई कीमत गिनानी पड़ रही है। ऐसा नॉर्मली कब होता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में लेकर के।
क्या ऐसा पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में होता है या नहीं? ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, प्रति इकाई कीमत इतनी है तो कुल आय कितनी हो जाएगी भाई? एक वस्तु बेची 17 रुपए की बेची तो 17 रुपए आ गए, दो वस्तु बेची हर इकाई 16 रुपए की है तो 32 रुपए आ गए, तीन का है 15 का बेचा तो 45 रुपए आ गए। तो कुल आय तो आपको यहाँ पर दिख ही जा रहा है, दिख जा रहा है कि नहीं दिख जा रहा है? अब कुल आय में कितनी वस्तुएं बेची गई हैं उसी से आप भाग दे दो, यानी कि 17 में आप 1 से भाग दे दोगे तो 17 मिलेगा, ये आपकी औसत आय हो जाएगी। 32 में आप 2 से भाग दे दोगे तो आपको 16 मिल जाएगा, ये आपकी औसत आय हो जाएगी। 15 से जब गुणा किया तो 45 आया था, 45 में आप 3 से भाग दे दोगे तो 15 फिर से आ जाएगा, ये आपकी औसत आय हो जाएगी। अब जो लोग थोड़े समझदार हैं उनको कुछ दिख रहा होगा, जिसके बाद हम लोग ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं, यहाँ पे उनको ये दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे तो जो प्रति इकाई कीमत है, यानी कि वास्तव में जो हमारा प्राइस है वो औसत आय के बराबर हो जा रहा है। और ये प्राइस कब आ रहा है? किसी अलग अलग इकाइयों पर आ रहा है, तो वास्तव में ये आपका डिमांड कर्व हो जाता है, ये मांग वक्र हो जाता है, इसकी बात की थी। और ये होता है आपका एवरेज रेवेन्यू। तो AR और D हमेशा ही बराबर हो जाते हैं, इसको हम लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने अलग अलग बाजारों को पढ़ा था। अच्छा, तो यहां से आपको औसत आय तुरंत समझ में आ जा रही है। अच्छा ठीक है, अब क्या हुआ, औसत आय आपकी निकलती चली आई, जितना आपकी कीमत है उतना ही आपकी औसत आय निकल करके आ रही है। लेकिन सीमांत आय, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? अगली इकाई के लिए आपने कितना मुनाफा कमाया, कितना पैसे कमाए। मुनाफे की बात नहीं, प्रॉफिट की बात नहीं, रेवेन्यू की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, माफ करिएगा। वो थोड़ा सा कभी कभी मुनाफे में और बिक्री में हम लोग कभी कभी एक साथ उसको इंटरचेंज करके बोल देते हैं। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी और अर्थशास्त्र के विद्यार्थी को एक हम लोग इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आपने एक बेचा था तो कितना रुपए आपको मिल रहा था? 17 मिल रहा था। दो बेचा था आपको कितना मिला? 32। तो दूसरा बेचने पर जो आपको एडिशनल पैसा मिला वो कितना मिला? 32 से 17 को घटा दिया 15। तो ये जो 15 है ये आपका हो जाएगा MR2। ये आपका 17 वाला था MR1 जब आपने पहली वस्तु बेची। जब दूसरी वस्तु बेची तो आपको कितना सीमांत आय मिली? वो 15 रुपए का हो गया। यहाँ पर तीसरा जब आपने बेचा तो 15 रुपए आ गया आपका। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 32 आपको मिल ही चुके थे, 3 मिला के 45 आ रहा है, तो 45 में से 32 घटाओगे तो 13 है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर ये दिख रहा है कि यार वास्तव में हमारे केस में औसत आय भी तो घट रही है, 17 है, फिर 16 है, फिर 15 है, फिर 14 है, घटती जा रही है। लेकिन हमारी सीमांत आय तो बहुत तेजी से घट रही है। 17 है, फिर 15 हो गई, फिर सीधे 2 यहाँ पर घट गई 13, फिर 13 से 11 आ गई, फिर 9 आ गई, फिर 7 आ गई, फिर 5 में 3। तो यहाँ पर हमें एक और चीज समझ में आती है कि अगर कुछ ग्राफ बनेगा तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। जो ये है, ये क्या है? ये आपका औसत रेवेन्यू यानी कि संप्राप्ति का वक्र है, डिमांड कर्व इसको बोल सकते हैं। और उससे भी तेजी से घट रहा था आपको कौन सा? MR यानी कि सीमांत संप्राप्ति। और ये आपका कुल आय वक्र है, ये कुछ ऐसा चला जाता है। इसमें क्या होता है कि बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने की दर लगातार क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, फिर एक लेवल पर रुक जाएगी, फिर घटना स्टार्ट हो जाएगी। वो घटना तब स्टार्ट हो जाएगी जब आपकी सीमांत संप्राप्ति नकारात्मक हो चुकी होगी। ये सारी बात भी हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में अपने लेक्चर वीडियोस में की हुई है, आपको वहां पर देखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जिन्होंने ऑलरेडी देखा हुआ है उन लोगों को ये सब लग रहा होगा कि खेल चल रहा है। अच्छा, क्या क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। औसत आय उत्पादन की निश्चित मात्रा की बिक्री की प्रति इकाई आय है। प्रति इकाई आय है, समझ है ना? कुल आय कितनी आई? वस्तुओं की कितनी मात्रा बेची गई, बस उसी से भाग दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? औसत आय मिल जाएगा। आगे बात समझ में? अच्छा, सीमांत आय क्या है? अंतिम इकाई की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय, बस इतना सही महत्व है। फिर क्या? किसी वस्तु की अधिक अथवा एक कम इकाई बेचने से कुल आय में जो वृद्धि अथवा कमी होती है वह उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत आय कहलाती है। यहाँ पे है नहीं होना चाहिए, है होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं और है में गलतियां करते हैं, लेकिन हमारी PDF में भी गलती निकल आई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो संबंध है वो हम लोग देख ही चुके थे ऑलरेडी। अब क्या हुआ? तालिका से क्या स्पष्ट है? वही जो स्पष्ट था कि जैसे जैसे वस्तु की अधिकाधिक इकाइयां बेची जाती हैं वैसे वैसे अतिरिक्त इकाइयों की कीमत कम करनी पड़ती है, क्योंकि तभी ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। ये हम कब मान रहे हैं? ये मान ले रहे हैं कि हमारे जो डिमांड वक्र कर्व है यानी कि मांग वक्र है वो कुछ इस टाइप का है। नॉर्मली ऐसा होता ही है ना? हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है, मांग का नियम, वो भी ये बताता है कि जैसे जैसे आप प्राइसेस को कम करते जाओगे वैसे वैसे डिमांड आपकी बढ़ती चली जाएगी, क्वांटिटी डिमांड रेट। ऐसी स्थिति में वस्तुओं की कीमत घट जाने से सीमांत आय और औसत आय घटती जाती है, लेकिन जो सीमांत आय है वो औसत आय की अपेक्षा ज्यादा तेजी से घटती है। ठीक, ये उसका स्पष्टीकरण भी हो जाता है रेखा से। अच्छा,